Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 2 जीव जगत का वर्गीकरण of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, जीव जगत वर्गीकरण के पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। वर्गीकरण पद्धति मीन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर समूह तथा उपसमूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर समूह तथा उपसमूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। प्रारंभिक पद्धतियाँ कृत्रिम थी। ठीक है, प्रारंभिक पद्धतियाँ कृत्रिम थी। उसके पश्चात प्राकृतिक तथा जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धतियों का विकास हुआ। ठीक है, उसके पश्चात प्राकृतिक तथा जातिवृत्ति वर्गीकरण पद्धतियों का विकास हुआ। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति क्या है? इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्षीय लक्षणों वर्षों लक्षण या पुमंग के आधार पर पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्षीय लक्षणों या पुमंग के आधार पर पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया गया है। केरोलस लिनियस ने पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, केरोलस लिनियस ने पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में जिन पौधों के समान लक्षण वे उन्हें अलग अलग तथा जिनके लक्षण असमान थे। ठीक है, तथा जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक ही समूह में रखा गया था। यह वर्गीकरण की दृष्टि से सही नहीं था। ठीक है, यह वर्गीकरण की दृष्टि से सही नहीं था। ये वर्गीकरण आजकल प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति देखते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण किया जाता है। पौधों की समानता निश्चित करने के लिए उनके सभी लक्षणों विशेषताओं पुष्प के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पौधों की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसके अतिरिक्त पौधों की आंतरिक संरचना जैसे शारीरिकी, भ्रूणिकी एवं फोटोकेमिस्ट्री आदि को भी वर्गीकरण करने में सहायक माना जाता है। ठीक है, आवृत्त बीजीय या प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा सम्मिलित रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने जेनेरा प्लैंटेरम, ठीक है, जिसे उन्होंने जेनेरा प्लैंटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। यह वर्गीकरण
प्रायोगिक कार्यों के लिए अत्यंत सुगम तथा प्रचलित वर्गीकरण है। ठीक है, यह वर्गीकरण प्रायोगिक कार्यों के लिए अत्यंत सुगम तथा प्रचलित वर्गीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न कुलों एवं वर्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जिससे उनके वंशानुक्रम का ज्ञान हो। ठीक है, विभिन्न कुलों एवं वर्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जिसके उनके वंशानुक्रम का ज्ञान हो। इस प्रकार के वर्गीकरण में यह माना जाता है कि एक प्रकार के टैक्सा का विकास की ही पूर्वजों से हुआ है। वर्तमान में हम अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गीकरण की समस्याओं को सुलझाने में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, वर्तमान में हम अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गीकरण की समस्याओं को सुलझाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा अंक और कोड का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर द्वारा अंक और कोड का प्रयोग क्रोमोसोम्स का आधार है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के आधार रासायनिक अवयवों का भी उपयोग पादप वर्गीकरण के लिए किया गया है। ठीक है, रासायनिक अवयवों का भी उपयोग पादप वर्गीकरण के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोग को लिखिए। निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोग को लिखिए। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ए नंबर पे दिया गया है परपोषी बैक्टीरिया, अर्ध बैक्टीरिया। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। जो परपोषी बैक्टीरिया होता है उसका उपयोग दूध से दही बनाने, प्रतिजीवी उत्पादन में तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने, प्रतिजीवी उत्पादन में तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्ध बैक्टीरिया। अर्ध बैक्टीरिया देख लेते हैं। अर्ध बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस निर्माण तथा खानों में किया जाता है। ठीक है, अर्ध बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस निर्माण तथा खानों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायएटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है? डायएटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है, इसका आंसर देख लेते हैं। डायएटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। ठीक है, डायएटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होते हैं। ऊपर की एपिथिका तथा नीचे की हाइपोथिका। कोशिका भित्ति दो भागों में विभाजित होती है। ऊपर की एपिथिका तथा नीचे की हाइपोथिका दोनों में साबुनदानी की तरह लगे होते हैं। डायएटम की कोशिका भित्तियां एकत्र होकर डायटोमिसियस अर्थ बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैवाल पुष्पन
शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती है? शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं? इसका आंसर आ जाएगा शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाती है। ठीक है, शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाते हैं। यह मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल द्वारा होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल द्वारा होती है। डायनोफ्लैजेलेट्स जैसे गोन्यूलेक्स के तीव्र गुणों से समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे कहलाता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे गानेयुलेक्स के तीव्र गुणों से समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायरस से वायराइड कैसे भिन्न होते हैं? वायरस से वायराइड कैसे भिन्न होते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। वायरस तथा वायराइड में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, वायरस तथा वायराइड में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। वायरस वायराइड, ठीक है, इनमें डिफरेंट देख लेते हैं। पहला हम वायरस की तरफ देखते हैं। यह यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, जो वायरस होता है वह यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। वायराइड यह आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, यह आरएनए का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते पॉइंट। इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए हो सकता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए हो सकता है। इसमें केवल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, वायराइड वायरस में केवल आरएनए पाया जाता है। प्रोटीन का कवच पाया जाता है इसमें। ठीक है, वायराइड में क्या होता है, सॉरी वायरस में क्या होता है, प्रोटीन का कवच पाया जाता है। एंड वायराइड में प्रोटीन का कवच अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन का कवच अनुपस्थित होता है। वायरस की तरफ देखते हैं। इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, जो वायरस होता है उसका आकार बड़ा होता है और वायराइड इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, वायराइड का आकार छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। ठीक है, जो वायरस होते हैं वह सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। वायराइड केवल पौधों को संक्रमित करते हैं। ठीक है, पॉइंट बहुत ही अच्छा है। वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं और वायराइड केवल पौधों को संक्रमित करते हैं। ठीक है,